हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं समकालीन विश्व राजनीति पॉलिटिकल साइंस कक्षा 12 की बुक जो है समकालीन विश्व राजनीति, उसका चैप्टर 2 दो ध्रुवीयता का अंत। परिचय। शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़े की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया। इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसी किसी सैन्य मजबूरी से नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ। अंत में सम सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। हम यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों से भारत के रिश्ते कैसे हैं। यह है बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन की पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। यहाँ दिए गए चित्र इसी कथाक्रम के सामने रखते हैं। लोग दीवार में छोटा सा छेद कर रहे हैं। मुक्त आवागमन को संभव बनाने के लिए दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया गया है। 1989 से पहले बर्लिन की दीवार। चित्र फ्रेडरिक रैम और यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा से सावर। सोवियत प्रणाली क्या थी? समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर डाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल है। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू
उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन वहाँ होता था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी, लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। सरकार बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियायती दर पर मुहैया कराती थी। बेरोजगारी नहीं थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति को आज़ादी नहीं होने के कारण लोग मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था। लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे अपनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षा को पूरा नहीं कर सका। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमजोर हुई। हालांकि सोवियत संघ ने लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गया। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई। गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को उसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। इस फैसले की कुछ ऐसी ही परिणतियां रही जिनका किसी को अंदाजा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था। इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हो गई।
गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। 1991 में एक तख्तापलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी में जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया था। जब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। येल्तसिन ने इस तख्तापलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। रूसी गणराज्य ने यहाँ बोरिस येल्तसिन ने आम चुनाव जीता था। केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। सत्ता मॉस्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादा यूरोपीकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। सन 1991 के दिसंबर में येल्तसिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परिवर्ती सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवादी तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का गठन बाकी गणराज्यों, खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। ये गणराज्य सभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया। इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी, उन सबको निभाने का जिम्मा अब रूस का था। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई? सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए ही यह सवाल पूछना जरूरी नहीं। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में न तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी है और न ही आखिरी बार। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम एक सर्व सामान्य सबक सीख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। यही सोवियत संघ के पतन का कारण रहा। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्थाओं को शक की नज़र से देखने लगा। उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू हुए। यह व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों हुआ? इसका उत्तर काफ़ी हद तक साफ है। इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर ही खर्च किए, ताकि वे सोवियत नियंत्रण से बने रहे। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। इसी के साथ एक और बात हुई।
पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। वे अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूदा अंतर भांप सकते थे। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम की पूंजीवाद से बेहतर है, लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछलेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया। 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। गतिरोध, प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, शासन में ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे। सरकार का जनाधार खसकता चला गया। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों में इन दोनों समस्याओं के समाधान का वायदा था। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वायदा किया। गोर्बाचेव तो रोग का ठीक ठीक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने पर अपना प्रयास भी ठीक था। ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि फिर सोवियत संघ टूटा क्यों। इस बिंदु पर आकर उत्तर ज़्यादा विभाजित हो जाते हैं। इस स्थिति को हम आगे के इतिहासकार शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएं। सबसे सटीक उत्तर तो यह जान पड़ता है कि जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी तो लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच यह थी कि गोर्बाचेव को ज़्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। ये लोग उनकी कार्यपद्धति से धीरज खो बैठे और निराश हो गए। इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फायदा उन्हें नहीं हुआ, या संभव है उन्हें बहुत धीमी गति से फायदा हो रहा हो। जनता के एक हिस्से, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था से फायदे में थे, के विचार ठीक इसके विपरीत थे। इनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं और गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। इस खींचतान से गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में बंट गया। जो लोग उनके साथ थे उनका भी मोहभंग हुआ। ऐसे लोगों ने सोचा कि गोर्बाचेव खुद अपनी ही नीतियों को ठीक तरह से विचार नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी बातों के बावजूद संभवतः सोवियत संघ का विघटन न होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया और सोवियत व्यवस्था के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। यह घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार की। रूस और बाल्टिक गणराज्य, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। इस मसले पर भी अलग अलग राय मिलती है। एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं न कहीं जारी थी, और चाहे सुधार होते या न होते, सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। खैर, यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता और तथा इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्या को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का वार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। यहाँ के आम लोग अपने को
गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया है कि ज़्यादा पिछले इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। विघटन की परिणतियाँ। इससे पहले हम जो डायग्राम है, जो मुख्य मुख्य पॉइंट है, वो देख लेते हैं। तो ये हमने देख लिया बर्लिन की दीवार। इसके अलावा ये है व्लादिमीर लेनिन, सोवियत संघ के नेता। इनके बारे में क्या जानना जरूरी है आपके लिए? रूसी क्रांति के नायक हैं, ठीक है, ये जान लो। और मार्क्सवाद के असाधारण सिद्धांतकार और उसे अमली जामा पहनाने वाले थे। और साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत, ये जान लो आप लेनिन के बारे में, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन। इसके बाद जोसेफ स्टालिन के बारे में जान लो। सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर में नेतृत्व किया। औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा, खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण, दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय। 1930 के दशक के भयानक आतंक पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए जिम्मेदार ठहराए गए। फिर है सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव। ये पीले जो बॉक्स में है इसको देख लेते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकारी मॉस्को से रवाना हुआ और सामूहिक खेती के एक फार्म पर आलू की पैदावार को दर्ज करने के लिए पहुंचा। किसान साथी, इस साल की पैदावार कैसी रही? अधिकारी ने पूछा। ईश्वर की कृपा से आलू के पहाड़ लग गए, किसान ने कहा। लेकिन ईश्वर तो होता नहीं, अधिकारी ने उनकी बात काटी। तो फिर आलू के पहाड़ भी नहीं होते, किसान ने जवाब दिया। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है दोस्त। और स्टालिन के नेतृत्व शैली के आलोचक, कुछ सुधार लागू किए, पश्चिम के शांतिपूर्ण सहिष्णुता का सुझाव रखा, हंगरी के जनविद्रोह का दमन और क्यूबा के मिसाइल संकट में शामिल, है ना। ये तो अपने पढ़ाई था चैप्टर फर्स्ट में निकिता क्रुश्चेव के बारे में, क्यूबा के मिसाइल संकट में, है ना। यह सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव। एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया। अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव की कमी के दौर में संबंध, चेकोस्लोवाकिया के जनविद्रोह के दमन और अफगानिस्तान पर आक्रमणों में शामिल। अब सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र। मिखाइल गोर्बाचेव, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति। पुनर्रचना, खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए। रूसी भाषा में क्या कहेंगे पुनर्रचना को? पेरेस्ट्रोइका। और खुलेपन को कहेंगे ग्लासनोस्त। ग्लासनोस्त, ग्लासनोस्त से रहिए ब्रो। के आर्थिक राजनीतिक सुधार और अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाई। जर्मनी के एकीकरण में सहायक, शीत युद्ध समाप्त किया। सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा। सोवियत संघ के विघटन के घटना चक्र। मार्च 1985, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए। बोरिस येल्त्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया। सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला शुरू की मार्च 1985 में। 1988, लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन हुए शुरू। एस्टोनिया और लताविया में भी फैला। अक्टूबर 1989, सोवियत संघ की घोषणा के लिए वार्सा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र। नवंबर में बर्लिन की दीवार गिरी। 1990, गोर्बाचेव ने सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय। दोस्तों मेरा घड़ा थोड़ा बैठ गया है। काफ़ी पेज पढ़ दिए, कितना बचा है देखते हैं। अभी तो 6 पेज हुए हैं भाई, नहीं 7 पेज हुए हैं ना। एनीवे ज़्यादा नहीं है। 8, ये 9, 10, 11, 12,
ये 13, बस यही पेज है 13, 6 पेपर नहीं है, 6 पेज आ रहा है। ठीक है, अब देख लो 1990 में क्या हुआ। सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी, 72 वर्ष पुराना एक अधिकार समाप्त। रूसी संसद में सोवियत संघ ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। 1990 में क्या हुआ, पहला सोवियत गणराज्य बना कौन, लिथुआनिया। 1991 में क्या हुआ, रूस येल्तसिन कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा, रूस के राष्ट्रपति बने। अब अगस्त 1991 में क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी के परमपतियों ने गोरबाचोव के खिलाफ एक असफल तख्तापलट किया। और ये सब आपको जानना जरूरी नहीं है, ये तो उनकी कहानी है दोस्त। बस ये जान लो कब विघटन कब हुआ था, तो इसमें साफ साफ लिखा ही हुआ है। उन्नीस सौ 91 में इसका विघटन हो गया था, और स्टार्ट कब हुआ था, 1985 में। 6 साल के अंदर सोवियत संघ का विघटन हो गया है ना। बस इतना ही जानना काफ़ी है। अब देखते हैं विघटन की परिणतियाँ। सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे। इससे मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हुए, उन सभी प्रभावों को यहाँ सूचीबद्ध करना उचित नहीं होगा। अव्वल तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था। हथियारों की तेज होड़ हथियारों की हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। दूसरा यह है कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए और इस कारण विचारों और संस्थाओं के आपेक्षिक प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय केवल 2 संभावनाएं थी, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, या फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और इस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा। यहाँ किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। हुआ यह कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों की पूंजीवादी की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया है। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा है। तीसरी बात यह है कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था नए देशों का उदय। इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। अब भाई नए देश उभरेंगे तो स्वतंत्र पहचान और पसंद तो होगी ना। इनमें से कुछ देश, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोप के संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन और उन देशों के साथ संबंध बनाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए खिलाड़ी सामने आए। हर एक के हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थी। आगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साम्यवादी शासन के साथ शॉक थेरेपी। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के। यहाँ डायग्राम देखो दोस्त, क्या मस्त डायग्राम है। यह है रूसी संघ, यूएसएसआर। यूएसएसआर नहीं है दोस्त, ये रूसी संघ है, ठीक है। यूएसएसआर तो इससे बड़ा था। उक्रेन, ये यूक्रेन है मेरे भाई। बेलारूस, तो यूक्रेन से सीमा किसकी लगती है उस समय? बेलारूस की लगती है, रोमानिया की लगती है, बुल्गारिया की लगती है। रूसी संघ की तो लगती है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके यूपीएससी के अंदर। इसके अलावा आप देख लो तुर्की, तुर्कमेनिया, ताजिकिस्तान से नीचे अपना ही देश है भारत। ताजिकिस्तान से कनेक्ट होता है थोड़ा सा, लेकिन वो अभी लफड़ा चल रहा है उधर।
पाकिस्तान को अपने ऑक्यूपाइड कश्मीर की वजह से वो आ जाएगा, तब ताजिकिस्तान अपने टच हो जाएगा, फिर रूस भी बहुत पास आ जाएगा अपने। इस मानचित्र की सीमाएं नाम पदनाम संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से अनुमोदित या स्वीकृत नहीं है। मानचित्र पर मध्य एशियाई देशों को चिन्हित करें। तो मध्य एशियाई देश कौन से हैं? तुर्की हुआ, अल्बानिया हुआ, बुल्गारिया, रोमानिया, ये मध्य एशियाई देश हैं। तुर्की तो है ही है, और ईरान, इराक, ये सब मध्य एशिया देश है। सेंट्रल एशिया तो कहते भी है कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए। आर्य भारत में जो आर्य है, सिंधु नदी के आसपास जो बसे थे आर्य सबसे पहले, वो सेंट्रल एशिया से आए थे, ऐसा कहा जाता है। किताबों में लिखा हुआ है, वही आपको बताया जा रहा है। ठीक है दोस्त, तो ये अपन पढ़ रहे थे क्या, साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे रूस मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोपीय देशों में पूंजीवादी की और संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा एक जैसे थे। हर देश की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की और पूरी तरह मुड़ना था। इसका मतलब था सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे की तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद और पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रूप को मंजूर नहीं किया गया। शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्था के बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए। अब माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया। खेमे के प्रत्येक देशों को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया। इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया। पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सहारे इस खेमे के देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करेंगे। शॉक थेरेपी के परिणाम। 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण, चूँकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति की बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र कालाबाजारियों के हाथे बेच दिए, क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों को जमा पूंजी जाती रही। इस साइड में चित्र वो देख लेते हैं दोस्तों, ये हमने देख लिया। और ये भाई साहब क्या कह रहा है, मुझे आघात तो दिख रहा है लेकिन उपचार कहाँ है? हम इतने इतने बड़े जुमलों में क्यों बोलते हैं भाई?
रूस में कुल 1,500 बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान थे, जिनमें से लगभग आधे शॉक थेरेपी के परिणामस्वरूप दिवालिया हो गए। यह चित्र ऐसे ही एक बैंक ई-कॉम का है। रूस के इस दूसरे सबसे बड़े बैंक ई-कॉम के दिवालिया होने से ग्राहकों के अलावा 10,000 कंपनियों और शेयरधारकों की जमा पूंजी भी डूब गई। सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही। रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू किया। सन 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में कहीं नीचे था। पुराना व्यावसायिक ढांचा तो टूट चुका था, लेकिन इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई थी। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया। सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण ज़्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए, पकड़े गए जाएंगे दोस्त। मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया और अकादमिक बौद्धिक कामों से जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए। कई देशों में एक माफिया वर्ग जरायम पेशा लोग उभरा और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में लिया। निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दिया। पूर्वी सोवियत संघ में शामिल रही गणराज्यों और खासकर रूस में अमीर और गरीब लोगों के बीच तीखा विभाजन हो गया। पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता थी। आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई, उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। इन सभी देशों की संविधान हड़बड़ी में तैयार किए गए। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया और उसके हाथ में लगभग हर संभव शक्ति थमा दी गई। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई। मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त थी और इनमें से कुछ सत्तावादी हो गए। मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने को इस पद पर बहाल किया और उसके बाद समय सीमा को अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया। इन राष्ट्रपतियों ने अपने फैसलों से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी। अधिकतर देशों में न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम करना अभी भी बाकी है। रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में यानी अपनी आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अज़रबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। बाकी देशों को अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजरने के कारण फायदा हुआ। इस एवज में इन्हें किराया मिलता है। एक हद तक विनिर्माण का काम भी फिर शुरू हुआ। संघर्ष और तनाव। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। अनेक गणराज्यों ने गृहयुद्ध और बगावत को झेला है। इसके साथ साथ इन देशों ने बाहरी ताकतों की दखल भी बढ़ी है। इससे स्थिति और भी जटिल हुई है। रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मॉस्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की, उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आज़ादी की आवाज़ दबाई नहीं जा सकी। मध्य एशिया में ताजिकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृहयुद्ध की चपेट में रहा। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे थे। अजरबैजान का एक प्रांत नगर्नो कराबाख है। यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनिया अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते हैं। जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और गृहयुद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं।
कई देश और प्रांत नदी जल के स्वभाव पर आपस में भिड़े हुए हैं। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल है और आम नागरिक का जीवन दूभर है। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलियम संसाधन का विशाल भंडार है। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है, लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों को आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन चला है। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा है तथा पश्चिमी एशिया से नज़दीक है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों में अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है और उसका मानना था कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधनों की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया है। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में बंट गया। चेक तथा स्लोवाकिया नाम के दो देश बने, लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। सन 1991 में बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया और इसमें शामिल बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा। यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृहयुद्ध का रूप ले लिया। खुद करें, खुद सीखें। भारत सोवियत संघ की आर्थिक और राजनीतिक विचारधाराओं की समानताओं की एक सूची बनाई। तो कोशिश करें, आप बन जाए तो ठीक, ना बने तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। ये तो एक क्रिएटिव माइंड रखने की एक कला है जो किताब में एनसीईआरटी इस तरह से लिखने की कोशिश की गई है और रखना भी चाहिए, क्योंकि रट्टा तो बनने में कुछ नहीं है। सबसे पहले चैप्टर को फास्ट रीडिंग दो, समझो क्या कह रहा है चैप्टर, इसके बाद उसके नोट्स बनाओ आराम से, फिर उसे याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप तो जानते ही हैं, अब तो खैर सिस्टम बदल गया, लेकिन आज से 5-10 साल पहले राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उसमें क्या है, पार्ट के लास्ट के क्वेश्चन आंसर याद कर लिए जाते थे और एग्ज़ाम में आ जाते थे तो लिख देते थे, नहीं तो नहीं लिख पाते थे। तो वो वाली थी, कंसेप्ट क्लियर नहीं था वो, उस कारण से। और यूपीएससी में भी इसी तरह की चीज़ें काम आएंगी, आपको क्रिएटिव माइंड रखना होगा अपना। तो ये उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तान फिल्मों की धूम। ओहो, उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तान फिल्मों की धूम मची है दोस्त, धूम मची थी, है और रहेगी। क्यों? अरे हिंदुस्तान की फिल्मों की धूम तो पाकिस्तान में भी मची है। यहाँ तक कि भाषा नहीं समझने वाले देश दक्षिण अफ्रीका में भी मची है ना दोस्तों। भारत तो भारत है, इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया। तो यहाँ के लोग, यहाँ की फिल्में, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कला, सब कुछ एक से बढ़कर है क्या मेरे भाई। सोवियत संघ को बिगड़ते हुए 7 साल बीत गए, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए उज़्बेक लोगों में वही ललक मौजूद है। हिंदुस्तान में कोई नई फिल्म रिलीज हुई नहीं कि चंद हफ्तों के भीतर इसकी पायरेटेड कॉपियाँ उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में बिकने के लिए उपलब्ध हो जाती हैं। ताशकंद के एक बड़े बाजार के नज़दीक हिंदी फिल्मों की एक दुकान मोहम्मद शरीफ पत की है। मोहम्मद शरीफ अफगानी और पाकिस्तान के सीमा प्रांत के शहर पेशावर में वीडियो मंगाते हैं। उनका कहना है यहाँ हिंदी फिल्मों के बहुतेरे दीवाने हैं। मैं तो कहूँगा कि ताशकंद के 70% लोग इन फिल्मों को खरीदते हैं। हम लोग रोज़ाना लगभग 100 वीडियो बेच लेते हैं। मैंने अभी 1000 और वीडियो का ऑर्डर दिया है। उज़्बेक लोग मध्य एशियाई हैं, वे एशिया के अंग है, उनकी एक साझी संस्कृति है। इसी कारण वे लोग भारतीय फिल्मों को पसंद करते हैं। साझे इतिहास के बावजूद भारतीय फिल्मों और उनके हीरो के लिए उज़्बेकी लोगों की दीवानगी
उज़्बेकिस्तान वासी अनेक भारतीयों को आश्चर्यजनक जान पड़ती है। ताशकंद स्थित भारतीय दूतावास के अशोक समर बताते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं स्थानीय अधिकारियों से मिलते हैं। काबीना मंत्री तक बातचीत में हमेशा इसका जिक्र करते हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय फिल्म संस्कृति, गीत और खासतौर पर राज कपूर यहाँ घर घर जाने जाते हैं। यहाँ अधिकांश लोग हिंदी गीत गा लेते हैं, पर चाहे न मालूम हो, लेकिन उनका उच्चारण सही होता है और वे संगीत ही पकड़ लेते हैं। मैंने पाया कि मेरे सारे पड़ोसी हिंदी गीत बजाते हैं और गा लेते हैं। मैं जब उज़्बेकिस्तान आया तो यह मेरे लिए सचमुच बहुत आश्चर्य की बात थी। बीबीसी के मध्य एशिया संवाददाता लुईस हिदाल्गो की रिपोर्ट। अब जानते हैं हम पूर्व साम्यवादी देश और भारत। तो भारत और सोवियत संघ की संस्कृतियों में आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य संस्कृति, इनमें थोड़ी थोड़ी समानता है और हम एक दूसरे की सहायता करने की कोशिश करते हैं ना, यही बात है दोस्त। पूर्व साम्यवादी देश और भारत। भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज़्यादा गहरे हैं। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्वी सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं। आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्म गीत बजते सुन सकते हैं। भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग है। अब जानते हैं हम रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों देशों का आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हों, भारत की सामूहिक जिम्मेदारी हो, यानी किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्रवाई करें। क्षेत्रीयताओं को ज़्यादा जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो, हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाएं तथा इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीरी ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों में फायदे हुए हैं। रूस को इस संबंध में सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारत सेना को अधिकांश सैनिक साजो-सामान रूस से प्राप्त होते हैं। क्योंकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोशिश कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। रूस भारत की परमाणविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत की अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की है। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार हैं। तो ये हो गया अपना चैप्टर 2, दो ध्रुवीयता का अंत। ये हमारा चैप्टर 2 है, दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें 14 पेज हैं, जिसमें 12 पेज तक, 2 पेज तो इसमें क्वेश्चन आंसर हैं और 12 पेज तक इसके अंदर क्या है, चैप्टर का कंसेप्ट है। ठीक है, वो आपके सामने पूरा एक ओवरव्यू दे दिया। इसके बाद आप इसको एक बार गहनता से पढ़ना और उसके शॉर्ट नोट्स बनाना साथ में, क्योंकि ये तो ओवरव्यू है और डिटेल में आप रिसर्च कर सकते हो अपने क्लास के हिसाब से, यूपीएससी के हिसाब से।
जिस तरह की आपके पेपर में डिमांड करता हो क्वेश्चन, उस तरह से। और आपको ज़रूर ओवरव्यू काफ़ी मदद करेगा कि किस तरह दो ध्रुवीयता का अंत हुआ, साम्यवाद कैसे समाप्त हुआ, उससे। और भारत और सोवियत संघ की छोटा सा पार्ट रह गया था, उसको देख लेते हैं। वैसे कुछ नहीं है, दोनों की जो समानताएं, दोनों सहयोग करने की कोशिश करें एक दूसरे को, वो उसमें दिया गया है। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इसमें आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे। आर्थिक, सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनियों को ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसी मदद पाना मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी, तब सोवियत संघ ने रुपये को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। राजनीतिक, सोवियत संघ ने कश्मीरी मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख को समर्थन दिया। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाढ़े तनों, खासकर सन 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान मदद की। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। सैन्य, भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिया जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। संस्कृति, हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थे। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की। थैंक यू दोस्तों। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। शिवम जन सहयोग संस्थान यूपीएससी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। और आपको ये अच्छी लगी वीडियो, कैसी लगी, जो और कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो कमेंट कीजिएगा। और बाकी चुस्त दुरुस्त और मस्त रहिए। जिस तरह माजी ने कहा था, माजी मूवी है ना, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद।